हाय एवरीवन, टैक्स के पेपर में आउट ऑफ 100 मार्क्स जो अपना 30 मार्क्स एमसीक्यूज को एलोकेटेड रहता है वो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मूव प्ले कर जाता है एग्जाम हॉल में और शायद ही हम रियलाइज नहीं करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस तब ज्यादा हो जाता है अगर मान लो पेपर थोड़ा भी ट्रिकी या डिफिकल्ट आ जाए। कि एक सबसे पहला मेन रीजन क्या है, आपको इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जो आप ऑलरेडी इस समय रिवाइज कर रहे हो, एग्जैक्टली आप एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अलग कुछ नहीं है। सो बस प्रॉब्लम ये रहता है छोटा सा कि अपने को वो अप्रोच, वो तरीका ही नहीं पता होता है कि एमसीक्यूज किस तरीके से सॉल्व करे ताकि मैक्स टू मैक्स मार्क्स वो 30 में से सिक्योर कर पाए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, 4 में से कोई एक आंसर होगा। तो बस इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ज्यादा एकदम टाइम नहीं लेने वाला, छोटा सा वीडियो रहेगा। इसमें अपने सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि वो 30 मार्क्स एमसीक्यूज अपने टैक्स के पेपर में किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, कैसे सॉल्व करें। करेक्ट। इनकेस पेपर थोड़ा ट्रिकी आ गया तब तो ये आपके और ज्यादा काम आ जाएगा, और अगर इजी आ गया तो बहुत बढ़िया, 30 आउट ऑफ 30 टारगेट करेंगे। करेक्ट। कैसे करना है कैसे नहीं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर रहे। अगर आपको सॉल्व करते हुए कुछ देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, मैंने एमटीपीज और आरटीपीज का लिंक्स डाल दिया वहां पे, वहां से आप देख सकते हो कैसे डिटेल में सॉल्व करना है। इधर अपने अप्रोच डिस्कस करेंगे ताकि शॉर्ट में आप देख पाओ। करेक्ट। तो देखो, जो सबसे पहले मैं 15 मिनट रीडिंग टाइम का बात करता हूं, उसमें क्या करना है आपको एग्जाम में दो चीज मिलने वाला है। एक डिस्क्रिप्शन 70 मार्क्स का क्वेश्चन बुक और आंसर शीट, वो अलग रखना है, और अपना एमसीक्यूज वाला जो 30 मार्क्स का बुकलेट होगा विथ ओएमआर शीट, वो अलग रखना है। सबसे पहला 10 मिनट रीडिंग टाइम का आप बस ये डिसाइड करना, रिटन पोर्शन में से 70 मार्क्स में आपको कौन सा ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से को छोड़ना है, और जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। बस उतना 10 मिनट में अगर आप वो डिसाइड कर लिए, फिर आप सीधा वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन छोड़ के कंपलसरी वो टैक्स, टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाला, जीएसटी कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन को देख के कोई फायदा नहीं है इस समय, वो वैसे ही रहने देना। रिमेनिंग 5-10 मिनट खत्म हो गया आपका, या आप उससे जल्दी डिसाइड कर ले, बहुत बढ़िया, सीधा सीधा एमसीक्यू का बुकलेट उठा लेना। टारगेट अपना ये होगा 45 मिनट्स इनटू द राइटिंग टाइम, माने जैसे ही 2 बजे राइटिंग टाइम चालू होगा 45 मिनट्स के अंदर अपना एमसीक्यू सॉल्व हो जाना चाहिए। और 45 मिनट्स में अगर आप 30 मार्क्स अपने पॉकेट में डाल पाओगे, सोच के देखना आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा। इसीलिए सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एग्जाम हॉल में अपने एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे, इनकम टैक्स जीएसटी दोनों का। करेक्ट। जैसे वो सॉल्व हो जाएगा बस एमसीक्यूज को साइड कर देना, फिर आप चले जाना 70 मार्क्स में। तो 30 मार्क्स कैसे सॉल्व करेंगे, रीडिंग टाइम से एक बार डिसाइड कर लिया, फिर चालू कर देना। कैसे चालू करेंगे देखो, 2 पार्ट रहेगा, इनकम टैक्स जीएसटी, आपको भी पता है इनकम टैक्स में 18 नंबर के एमसीक्यूज, जीएसटी में 12 नंबर के एमसीक्यूज, कुछ नया नहीं है। अब दोनों में ही एक केस स्टडी फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के, कुछ एक आध इजी क्वेश्चन 1-1 नंबर के भी आ जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखते हुए चलना। यहां पे मैं अप्रोच आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और 45 मिनट्स गुड इनफ टाइम है, आप कर पाओगे, बस वो अप्रोच सही होना चाहिए। 3 मिनट अगर आप एक एमसीक्यू, 2 से 3 मिनट अगर आपको एक एमसीक्यू के लिए मिल रहा है, कुछ थोड़ा ज्यादा ले लेगा, कुछ थोड़ा कम लेगा, एवरेज में आपका काम हो जाएगा। और 45 मिनट्स में 30 मार्क्स कर लिया मतलब कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा बाकी के पेपर के लिए। तो इसमें देखो कैसे करना है। जैसे इनकम टैक्स में जो अपना केस स्टडी है, बहुत जन क्या करेंगे, आप क्या करोगे, डायरेक्ट केस स्टडी पढ़ना चालू कर दिया। केस स्टडी पढ़ के कोई कभी मतलब नहीं बना है। इस केस स्टडी को पढ़ के आप कुछ नहीं आइडिया लगा पाओगे इफ यू डोंट नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ये एक पन्ने का केस स्टडी है, बोलो इसको पढ़ के क्या मिल जाएगा। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ये पूछ क्या रहा है आपसे। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, एक बार बस उसको मन में जॉट डाउन कर लेना। कैसे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहां गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा है, रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस। सेकंड क्या पूछा, इनकम टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में कितना इनकम होगा। ओके फाइन। थर्ड, कैपिटल गेन कितना होगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में। तीसरा, ये क्वेश्चन भी देख लिए। चौथा, टोटल इनकम कितना होगा अगर वो 115 बीएसी का टैक्स पेबल, टैक्स वहां पे नहीं कर रहा तो। ओके, टोटल इनकम देख लेंगे। नेक्स्ट, टैक्स लायबिलिटी कितना होगा फॉर
द सेम ईयर, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी ऑफ कोर्स। तो अपने को 5 क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया। अब अगर आप केस स्टडी पढ़ोगे, एटलीस्ट फोकस क्लियर है। क्या देखना है आपको? रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स, टोटल इनकम, टैक्स पेएबल, टैक्स लायबिलिटी। ये 5 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव से अगर आप फिर क्वेश्चंस पढ़ना चालू करो तो आपको एक बेटर अप्रोच मिलेगा। जहां आपको दिखा कि आप ये मोस्ट लाइकली ऐसा होगा, पैरा बाय पैरास क्वेश्चंस चलेंगे। पहला पैरा में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाएगा, सेकंड पैरा में आपको उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी वाला बात मिल जाएगा, थर्ड में आपको कैपिटल गेन्स का बात मिल जाएगा। या अगर वैसा नहीं भी मिला, आपको जो जैसे ऑर्डर में जैसे भी आपको मिलता चला जाएगा, एटलीस्ट आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ, इससे अपने को क्वेश्चन 2 का आंसर मिल गया, इससे अपने को क्वेश्चन 1 का आंसर मिल गया, तो कम टाइम लगेगा और आप केस स्टडी भी ढंग से पढ़ पाओगे कि अल्टीमेटली आपको पता है इससे निकालना क्या है। 5 क्वेश्चन क्या, 5 क्वेश्चन अपने देख लिए। फिर जहां अपने को आइडिया लगेगा कि इससे रेसिडेंशियल स्टेटस निकल सकता है, ओके, तब अपने उसमें देखेंगे ऑप्शंस क्या दिया है, ये 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा, बेस्ट केस पढ़ के टिक मारेंगे। तो इसलिए सबसे पहले केस स्टडी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, पहले क्वेश्चंस को देखना, फिर जाना केस स्टडी में, फिर जाना केस स्टडी में। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी आपको टाइम कौन से क्वेश्चंस लेंगे, जो डायरेक्ट मेन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस वो आपका कम टाइम लेगा। तो ऑल इन ऑल अपने आप जाके टाइम बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ये आपके कम टाइम लेंगे, जल्दी हो जाएगा। करेक्ट, सेम चीज एकदम जीएसटी में करना है। डायरेक्टली ये वाला पैरा पढ़ के, केस स्टडी पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला। आप क्या करोगे, पहले देखो पूछा क्या, क्वेश्चन 1 क्या बोला, जीएसटी रिवर्स चार्ज में उस जीटीए को कितना पे करना है, जीएसटी सर्विसेज फॉर सर्विसेज अवेल्ड बाय जीटीए आपको कितना देना है रिवर्स चार्ज में, ओके फाइन, पहला। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कुछ गुड्स बोला होगा, क्या एग्जेम्प्ट है देख लेंगे, क्या कौन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। और तीसरा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पूर्वा लॉजिस्टिक्स, उसी का बात हुआ होगा। 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके दिमाग में आ गया, 30 सेकंड्स भी नहीं लगा, आपने 3 क्वेश्चन देख लिया। जीटीए का बात है, कितना टैक्स रिवर्स चार्ज में बनेगा, कौन से गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, और तीसरा टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज। अब अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा बेटर, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। जैसे पहला, अगर आप देखो, आप जहां पढ़ना चालू किए यहां पे आपको दिख जाएगा कि जीटीए का रिवर्स चार्ज इधर पे निकलेगा, तो ये रहा। अपने फिर देख लेंगे कि हाँ ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर रिवर्स चार्ज के लिए बैठना चाहिए। सेकंड, अगर आप देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें तो आपको केस स्टडी पढ़ने का दरकार भी नहीं है अगर आपको एग्जेम्पशन प्रोविजन याद है। क्लियर कट बोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय पूर्वा लॉजिस्टिक्स इज एग्जेम्प्ट। यहां पे आपको 3 ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया है। क्या 3 ऑप्शन, डिफेंस, रेलवे इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो आपको भी पता है रैंडम सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड करे वो एग्जेम्प्ट है, रेलवे एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर, डिफेंस, तीनों, रेलवे अब एग्जेम्प्ट नहीं है। तो अपने को भी पता है 1 और 3 इसमें एग्जेम्प्ट है, इसके लिए आपको कहीं केस स्टडी पढ़ना भी नहीं पड़ा। रेलवे पहले एग्जेम्प्ट था, अब इसमें अमेंडमेंट आ गया तो इससे एग्जेम्पशन से इसको बाहर कर दिए। तो आपको भी पता है ठीक है 1 और 3 एग्जेम्प्ट है, ओके फाइन। तो इसमें तो आपको केस स्टडी कहीं रेफर भी नहीं करना पड़ा। तो इसलिए वो केस स्टडी को देख के कभी घबराना नहीं कि इसमें क्या पूछ लिया, पूछा नॉर्मल ही क्वेश्चन है। वो केस स्टडी नहीं देखे, अगर वो डायरेक्ट एमसीक्यूज भी बोलता वो उसी तरीके का होता, बस वो केस स्टडी फॉर्मेट में दे दिया, तो इससे अपने को बस थोड़ा डर लगने लगता है, शिट क्या पूछ लिया, नॉर्मल चीज पूछा है। करेक्ट, उसके टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज आपको यहां दिख गया क्वेश्चन, फिर आप जाओगे ये पैरा पढ़ोगे, आपको मिल जाएगा इससे टाइम ऑफ सप्लाई कितना, इनवॉइस कब इशू हो रहा है, पेमेंट कब आ रहा है, उससे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए नीचे मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये अगर आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन फिर केस, तब आप बेटर सॉल्व कर पाओगे एमसीक्यूज को, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाना। और कितना क्वेश्चन ऐसा होगा, 2 चीज समझ आया, कैसे आपको रीडिंग टाइम्स के एंड से ही एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर देना है,
45 मिनट टारगेट होगा, सारा एमसीक्यू सॉल्व करना है। इनकेस आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता, एलिमिनेशन अप्रोच यूज करो। एलिमिनेशन अप्रोच यूज करो, दो ऑप्शन को काटो, दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन आ रहा है कोई बात नहीं, बेस्ट पॉसिबल कैलकुलेटेड गेस लो, उसको ब्लैंक मत छोड़ना, क्योंकि आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ब्लैंक छोड़ना बिल्कुल पाप, ब्लैंक छोड़ना बहुत बड़ा पाप है, तो इसलिए उसको अटेम्प्ट करके आना। कोई भी जो मन में आ रहा है, जो लग रहा है कि बेस्ट, ज्यादा गट फील से भी अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा लग रहा है तो वो टिक कर देना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसको पेंडिंग मत छोड़ना कि लास्ट में देखेंगे। हाँ ठीक है, लास्ट में आपको टाइम मिले फिर से देख लेना, पर कई बार ऐसा होगा लास्ट में आपको ऑलरेडी रश तो रहता ही है पेपर कंप्लीट करने का, वो आप वापस एमसीक्यूज पे नहीं आ पाओगे। करेक्ट है। और तीसरा और लास्ट चीज, ऑप्शन से हेल्प लेना एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अपने ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इतना बड़ा चौड़ा क्वेश्चन है। लास्ट में पूछा क्या, कुछ टाइम ऑफ सप्लाई का बात किया है। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई का बात किया, अपने पढ़ना चालू करेंगे और इसमें ये दिखेगा 10 अगस्त को वो 5000 एडवांस दिया गया। 10 अगस्त को टाइम ऑफ सप्लाई का बात हो रहा है। 10 अगस्त को ऑडिटोरियम बुक किया गया फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 20,000, बट 5000 उसी दिन एडवांस चला गया। यहां सर्विस का बात हुआ है, ऑडिटोरियम बुक हो रहा है क्योंकि कुछ सर्विस परफॉर्म करना है, तो ऑडिटोरियम इज सर्विस, रेंट पढ़ ले रहे हैं। तो 5000 का जो अपना एडवांस गया है, इसमें नोटिफिकेशन 66 का बेनिफिट नहीं है, यानी इसका टॉस 10 अगस्त को आ जाएगा 5000 वाले का। तो अब आपको बाद बाकी 15,000 का एक्चुअल में देखा जाए तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आंसर देखो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो 10 अगस्त 5000 बताता है, बाकी तीनों ही इस केस में पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जिसमें आपको पूरा पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस ये छोटा छोटा 3-4 चीजें जो अपने को दिमाग में रखना है। पहला, शुरू में एमसीक्यू सॉल्व करना, लास्ट में नहीं। शुरू में एमसीक्यू सॉल्व करना, 30 मार्क्स अपने को सिक्योर चाहिए। दूसरा, केस स्टडीज आपके पूछे जाते हैं और वो हर ही टर्म में पूछते हैं, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर केस पढ़ना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ऑप्शंस भी साथ साथ देखते हुए चलना, कहीं ना कहीं ऑप्शंस विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चौथा, इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको 2 ऑप्शन होगा, या तो चारों में से आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, एलिमिनेशन अप्रोच यूज करना। अगर मान लो आपको 2 में कंफ्यूजन है, एक बेस्ट कैलकुलेटेड गेस ले लो। एलिमिनेशन अप्रोच यूज करेंगे, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, हाँ ये तो नहीं लग रहा होने का, वो भी नहीं लग रहा, बेस्ट केस इन दोनों में से कुछ एक होगा, गेस वर्क चलेगा। एक आध गेस वर्क, 2-3 गेस वर्क आराम से मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लैंक मत छोड़ के आना। बस ये सब चीज अगर आप फॉलो कर लोगे तो 30 मार्क्स में आपको कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा बेटर आने लगेगा, और उसके बाद जब 70 मार्क्स में जाएंगे, 2 घंटा 15 मिनट बचा है, 70 मार्क्स सॉल्व करना है, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। और जब ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, अपने आप पेपर थोड़ा सा बेटर चले जाएगा। तो ये वाला ट्रिक यूज करना एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। इनकेस आपको पूरा जानना है एमसीक्यूज किस तरीके से सॉल्व करे, कैसे करना है, अगर आपको मेरे साथ कुछ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, एमटीपीज और आरटीपीज का मैंने लिंक डाला है, उसको फॉलो करके साथ साथ में सॉल्व कर लेना। डन। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।